हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एवं जून 2021 का पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव और तत्सम। तत्सम होता है संस्कृत का सेम हूबहू संस्कृत का जो शब्द होता है वही तत्सम होता है। तद्भव नहीं है मतलब हमें तत्सम देखना है, जो कि होगा ये कवि। कवि तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप कवि है। राय, खेत तथा दायना तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम रूप क्रम से राजा, क्षेत्र तथा दक्षिण हैं। खीर का हम तत्सम देखेंगे तो क्षीर होता है, पीता का तिक्त होता है, भात का भक्त होता है, शौत का शपथनी, चूल्हा का चूल्य। जो कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। जो हम लोगों ने बोलचाल की भाषा में सही शब्दों को जो बिगड़ा रूप है उसी को हम तद्भव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, फारसी, लैटिन, अरबी। जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है वो है अरबी। यूनानी, फारसी तथा लैटिन आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि अरबी शामी भाषा परिवार की भाषा है। आर्य भाषा को इंडो जर्मनिक, भारत हिती तथा भारोपीय परिवार भी कहते हैं। भारोपीय परिवारों को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि एक सतम वर्ग होता है, एक कैंतोम वर्ग। ये लगभग नेट में हर बार पूछा जाता है। सतम वर्ग में भारतीय ईरानी आता है, बाल्टो-स्लाविक आता, आर्मीनी, अल्बानी, इलीरियन। कैंतोम वर्ग की बात करते हैं तो इसमें जर्मनिक, ट्यूटोनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक, ये कैंतोम वर्ग की भाषाएं हैं। अगर हम सामी परिवार की भाषाओं की बात करते हैं तो ये होती है अक्दियन, कनानित, अरमाइक, हब्सी, अरबी, एबिसिनियन, इब्रानी। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? द्वंद्वात्मक पद्धति के जन्मदाता की बात करें तो ये हीगल हैं। इन्होंने इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति पर मानी है। हीगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। यह पद्धति विश्व में होने वाले परिवर्तनों को समझने का नया सिद्धांत है, जिसमें विकासवादी प्रक्रिया से यह प्रतिपादित किया गया है कि हम किसी वस्तु के यथार्थ के रूप को उसी के रूप से उसकी तुलना करके समझ सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। इतिहास दर्शन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग वोल्टेयर ने किया था। हीगल के अकॉर्डिंग इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण तथा संकलन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कार्य कारण संबंध विद्यमान है। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। निम्न में से कौन चंदनवाला रास के रचयिता हैं? यह क्वेश्चन आदिकाल से पूछा गया है। इसमें से एक रचना हर साल भी पूछी जाती है। जिनधर्म सूरी, सुमितगढ़, आसग, मुंजिन विजय। चंदनवाला रास के रचयिता अशोक कवि हैं, कवि आसग। आदिकालीन जैन कवि अशोक द्वारा रचित चंदनवाला रास 35 छंदों का एक लघु खंड है, जिसमें राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनवाला की कथा है। इस खंड काव्य में करुण रस की प्रधानता है। आदिकालीन जैन कवि एवं ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं। कुमारपाल प्रतिबोध का है, सोमप्रभु सूर्य का प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग का भातेश्वर बाहुबली राज, सालवद सूर्य योगशास्त्र, हेमचंद कुमारपाल चरित हेमचंद।
इन रचनाओं के साथ हमें डिटेल में रचनाएं दी हैं उन्हें भी याद करना है ताकि हमारा क्वेश्चन आए तो छूट न जाए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य की कवि नहीं है? एक होता है निर्गुण, दूसरा होता है सगुण। तो हम निर्गुण भक्ति की बात करें, ये क्वेश्चन गलत था। अगर हम सगुण भक्ति की बात करते हैं, निर्गुण होता है जो निर्गुण जो है वो कबीर है, जो कि किसी को न मानने वाले, मलूकदास, बाबा लाल दास, ईश्वरदास, सुंदरदास। इसमें से वैसे कोई भी निर्गुण सब सगुण हैं। इनमें से निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। इनमें से कोई कवि ऐसा नहीं है जो निर्गुण भक्ति के नहीं हो, सभी निर्गुण के हैं। तो ये क्वेश्चन आयोग ने, यूजीसी ने गलत माना था। ईश्वरदास भक्तिकालीन निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि में रखे गए हैं। ईश्वरदास को हम मान सकते हैं, बट ये सगुण भक्ति में नहीं आते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा के अवधि की प्रथम रचना मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी के अतिरिक्त आख्यान कवियों के अंतर्गत रखते हैं। मलूकदास, बाबा लाल दास तथा सुंदरदास निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखाओं के कवि हैं। भक्तिकाल की दो शाखाएं हैं, एक निर्गुण धारा, एक सगुण। ज्ञान मार्गी धारा में संत कवि, प्रेम मार्गी में सूफी। सगुण की बात करें तो राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। रसिक सुमित ईश्वरदास के पुत्र तथा रीतकालीन कवि माने जाते हैं। अलंकार चंद्रोदय इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो मैंने याद किया है, मैं निर्गुण धारा के कवि बता देती हूँ। सूत्र जो मैंने याद किया है, राई नागवास, रामानंद, ईश्वरदास, नानक, इस तरह ये हमारे कवि हैं निर्गुण धारा के। सगुण धारा के कवि राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण में तो है कुतवन है, मुल्ला दायदे हैं। राम भक्ति धारा के कवि भी इसमें दिए गए हैं। भक्तिकालीन प्रमुख आख्यान काव्य, भक्तकालीन के आख्यान काव्यों की बात करें तो रसरतन है जो कोईकर का है, पद्मिनी चरित्र लालचंद्र का, कनक मंजरी काशीराम का, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की है। कुछ विद्वान ईश्वरदास को सगुण भक्ति मानते हैं। भाषा भूषण का विभेद्य है, भाषा भूषण का विभेद्य है छंद, अलंकार, रस, ध्वनि। भाषा भूषण जो है ये अलंकार का है। भाषा भूषण रीतकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह की अलंकार निरूपण करने वाली रचना है, अर्थात इसका वैविध्य विषय अलंकार है। आचार्य शुक्ल के अकॉर्डिंग यह ग्रंथ आचार्य के रूप में इन्होंने लिखा, न कि कवि के रूप में। अप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार तथा प्रबोध चंद्रोदय नाटक इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ इसमें भाषा भूषण पर टीकाएं लिखी गई हैं, वो भी दी गई हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों में मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गंवारी, भाखापन, तत्सम। शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी बोली को तत्सम के रूप में रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। आचार्य शुक्ल की बात करें तो साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि अल्लाह खां जो हैं अपनी भाषा 3 प्रकार के शब्दों में रखी। बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की। गंवारी बोली में ब्रजभाषा, अवधी,
आदि भागवत संस्कृत शब्दों का मेल। अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सिद्ध होता है कि ईसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की। शुक्ल के अनुसार ईसा रंगीन एवं चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? फूट पड़ा मेरे मन में जिससे जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, जो कि छायावादी कवि हैं, ग्राम्या से उद्धृत हैं। अभी ये पंक्ति पूछी गई है किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। आगे पूछी जाएगी तो ये पूछी जाएगी ये पंक्ति किससे उद्धृत है? तो ग्राम्या से। इसको याद रखना अति महत्वपूर्ण है। ग्राम्या इनकी प्रगतिवादी रचनाओं का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। पंत की जो है उनकी कविताओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। पंत जी की अनेक काव्य रचनाएं और प्रगतिवादी प्रभाव भी देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जो हैं इनकी कुछ पंक्तियां और दी गई हैं। तरवर के छाया नवाद सी उपमा सी भावुकता सी, छाया शीर्षक कविता से, छोड़ द्रमों की मृत छाया, थोड़ प्रकृति से भी माया, मोह शीर्षक से है, कंगाल जाल नव में कैसे फिर नवल धुर धुर पल्लव लाली, युगंत काव्य संग्रह से लिया गया है। इनकी एक और पंक्ति है, देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठा है जब मधुमास, पल्लव काव्य संग्रह से लिया गया। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, जो कि ये अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं काव्य क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आचार्य ने रीति एक भेद अवंतिका को माना है? कौन से आचार्य हैं जो रीत का एक भेद अवंतिका भी माना है? ये आचार्य हैं भोजराज। भोजराज को 11वीं शताब्दी का माना जाता है। आचार्य तथा धारा प्रदेश के राजा थे। इन्होंने रीत का अर्थ कव गमन मार्ग बताया। रीत का एक भेद अवंतिका रीत का भी उल्लेख किया है। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आप लोगों को पता ही वामन है। भोजराज की कुछ रचनाएं हैं। सरस्वती कंठावरण, श्रृंगार प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगार रस एकमात्र सार्वभौम रस माना जाता है। भोजराज का श्रृंगार रस ही एकमात्र सार्वभौम रस है। इनका रस वर्णन शैव दर्शन पर आधारित है, जिसमें अहम तत्व प्रमुख हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 शब्दार्थयोर्यथावत्सह वा मावेन विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? कुंतक का, रायशेखर का, भोजराज, विश्वनाथ। ये कथन है रायशेखर का। शब्दार्थयोर्यथावत्सह भावेन विद्या साहित्य विद्या रायशेखर का है। इसका अर्थ होता है शब्दार्थ का सहभाव तथा यथावत विद्या ही काव्य है। और हम अन्य काव्य लक्षण के प्रमुख कथन की बात करें तो शब्दा सहितो काव्यम भामा का है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो, अन्य शब्दार्थ सहितो काव्यम भामा का है। शरीर ताप दृष्टांत विवक्षणा पदावली
दंडी का है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमारी परीक्षा में हर बार पूछा जाते हैं। तद 200 शब्दार्थ तो संगुणगण अलंकृति पुण्य क्वापी मम्मट का है, रमणीय प्रतिपादका शब्द है काव्यम जगन्नाथ। अदोसो सगुण सालंकार उच्च शब्दार्थ काव्यम हेमचंद का है। शब्दार्थ वपुरस्य शब्दार्थ वपु स्तावत काव्यम विद्याधर का है। गुणवदलंकृतंगच वाक्यमेव काव्यम राजशेखर का है। काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति क्षेमेंद्र का है। इसमें कुछ हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं शुरू के, उन्हें याद करना आवश्यक है, हर बार पूछा जाता है। थॉमस स्टर्न्स इलियट के अकॉर्डिंग परंपरा क्या है? अगर हम परंपरा की बात करें तो सारे अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो इसमें पूछा है थॉमस स्टर्न्स इलियट के अकॉर्डिंग क्या है परंपरा? संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी होती है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो इनके अकॉर्डिंग परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। थॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट ने पाश्चात्य काव्यशास्त्र में परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत दिया जो स्वच्छंदवाद के विरोध में आया है। परंपरा से इलियट का अभिप्राय है उन सभी रीति रिवाजों, धार्मिक कृत्यों से लेकर नवागंतुक का अभिवादन करने की स्वीकृति के तरीके जो एक स्थान पर रहने वाले समुदाय के व्यक्तियों के रक्त के संबंध को व्यक्त करता है। इलियट ने परंपरा को गत्यात्मक भी माना है। इलियट ने महत्वपूर्ण दो बिंदु को प्रतिपादित किया। नंबर 1, कलाकार को ज्ञात होता है कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरा, उसकी कृति का मूल्य क्या है। दी वेस्टलैंड पुस्तक इलियट ने नोबेल पुरस्कार मिला। सेलेक्टेड ऐसी यूज एंड पोएट्री यूज ऑफ क्रिटिसिज्म इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दी वेस्टलैंड पुस्तक पर इलियट को नोबेल पुरस्कार मिला है, इसलिए यह रचना इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसे जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? एलन टेट, क्लिंट ब्रुक्स, टिलियर्ड, सर विलियम एम्पसन। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के राइटर हैं क्लिंट ब्रुक्स। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के रचनाकार लेखक क्लिंट ब्रुक्स हैं। क्लिंट ब्रुक्स ने यह पुस्तक रॉबर्ट पेन वॉरन के साथ मिलकर लिखा है। क्लिंट ब्रुक्स अमेरिकी साहित्यकार, आलोचक तथा नई आलोचना के विद्वान हैं। इनका जन्म 1906 ईस्वी में माना जाता है। क्लिंट ब्रुक्स की कुछ अन्य रचनाएं हैं अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ए शॉर्ट हिस्ट्री, ए सैपिंग जॉय, स्टडीज इन द राइटर क्राफ्ट। ये क्लिंट ब्रुक्स की और भी रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? इनमें से कौन से हैं जो मनोविश्लेषणवादी नहीं हैं? कामवृत्ति, पाठ संरचना, अहम मनोविश्लेषणवाद पद्धति। पाठ संरचना जो है मनोविश्लेषणवाद पद्धति के अंतर्गत नहीं आती है। मनोविश्लेषणवाद का संबंध कामवृत्ति, अहम तथा मनोविश्लेषण पद्धति से है, जबकि पाठ संरचना का संबंध विखंडनवाद से है। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया यौनवाद सिद्धांत है। फ्रायड ने अपनी बुक एन आउटलाइन ऑफ साइकोएनालिसिस में मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एडलर तथा जुंग ने सिद्धांत को और अधिक परिमार्जित किया। एडलर और जुंग भी मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत से ही जुड़े हैं। फ्रायड के प्रमुख सिद्धांत अचेतन सिद्धांत, आनंद का सिद्धांत, लिबिडो, कामवृत्ति, स्वप्न सिद्धांत। फ्रायड के इनमें से कोई भी सिद्धांत पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है?
अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर, जॉन पॉल सार्त्र। अस्तित्ववाद के चिंतक एजरा पाउंड नहीं है। अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा जॉन पॉल सार्त्र अस्तित्ववादी विचारक चिंतक हैं। एजरा पाउंड, एजरा लूमिस पाउंड आधुनिक साहित्य के रचनाकार माने जाते हैं। एजरा पाउंड की कुछ रचनाएं हैं: रिपोस्टेस, लुस्ट्रा, पाइनेस एंड डिवीजन, परसोने, द स्पिरिट ऑफ रोमांस। अस्तित्ववाद तथा अन्य विचारक की बात करें तो इसके प्रवर्तक हैं क्रिकेगार्ड, दास्तोवस्की, एमंड हर्सल, रिल्के, कार्ल जैस्पर्स, फ्रोज, काफ्का, मार्शल। सार्त्र का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए आवश्यक है। सार्त्र कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए आवश्यक है। कामू कहते हैं कि मैं विद्रोह करता हूँ, इसलिए अस्तित्ववान हूँ। कामू का ये कथन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्न में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल, पद्वड़िया, कवित्त, सवैया। तो पृथ्वीराज रासो की बात करें चंद्रवरदाई में कवित्त छंद का प्रयोग किया है। आठकालीन कवि चंद्रवरदाई ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः कवित्त छंद का प्रयोग किया। इस ग्रंथ में कुल 69 सर्ग हैं। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। कवित्त छंद को छप्पय भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं: शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो इनकी प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो के कुल 4 संस्करण उपलब्ध हैं। बृहद संस्करण, इसका प्रकाशन नागरिक पिचाड़ी सभा काशी में हुआ था। 16,306 छंद हैं, इसमें 69 सर्ग हैं। द्वितीय संस्करण में 7,000 छंद हैं। तृतीय संस्करण में 19 सर्ग, 350 छंद हैं। चतुर्थ संस्करण में 1300 छंद हैं। अमरचंद नाहटा ने खोजा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे प्रमाणिक व मूल रासो ग्रंथ भी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन, कप्रिया की टीका हरचरण दास, रामचंद्र की टीका जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण असत्य है। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में बिहारी सतसई पर भगवान दीन की टीका, कप्रिया पर हरचरण दास की टीका, रामचंद्र का पर जानकी प्रसाद की टीका सुमेलित है, जबकि रसिक प्रिया पर ईश्वरी प्रसाद नारायण ने टीका नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तपे लाग जब जेठ अषाढ़ी, मोह पिय बिन छाजन भय गाड़ी, तन तिन उर्मा झूरो खरी, भई बरखा दुख आगर जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में विचार किया गया है। यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। चंद्रवली पांडे, शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, श्याम मनोहर पांडे, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रस्तुत कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में शुक्ल का विचार है। यह आशिक मासूक निर्लज्ज प्रलाप नहीं है मासूकों का, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। शुक्ल की जायसी के रहस्यवाद के विदेश मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं शुक्ल जी के।
पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति नहीं है, फारसी की मसनवी शैली है। श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय का परंपरा के अनुसार ही है। यद्यपि पद्मावत का पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्थ को लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त करती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कै बिरहिन मीच दे कै आपा दिखलाय, आठ पहर का दक्षिणा वो पैसा न जाए। इस पंक्ति में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन है? ब्रह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रेम की निष्ठुरता, उपालम। ब्रह की अतिशयता, ये तो देखिए समझ में आ रहा हो। के बिरहन को मीच दे, के आपा दिखलाए, आठ पहर की दक्षिणा मुँह पे सहा न जाए। अगर आप इसको इस तरह अर्थ नहीं समझ पाते तो इसी से आप अर्थ निकाल सकते, मुँह पे सहा न जाए, मतलब बहुत ज्यादा विरह की अतिशयता है, कहीं ना कहीं इसमें विरह दिखाई पड़ रहा है। उपयुक्त पंक्तियों के विरह की अतिशयता का वर्णन किया गया है। पंक्तियों की रचनाकार निर्गुण ज्ञान मार्गी संत कबीर भी हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कबीर की बात करें तो कबीर भावनात्मक रहस्यवाद में जिज्ञासा, मिलन तथा विरह तीनों स्थितियों में मिलते हैं। हैरत हैरत है सकी रहया कबीर हिराय, जिज्ञासा अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। तो कबीर का ये आपने पढ़ाई हो, ये विरह है, आंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, हैरत हैरत हैरा सखी रहया कबीर हैराय। वस्तुतः कबीर का रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें जीवात्मा दिव्य ज्ञान और शक्ति से अपना शांत तथा निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है। तो परवार, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। तो परवारों उर्वशी सुनिराधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है। नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। इस दोहे में बात करें तो सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाना चाहती है। यह रीतकालीन का बिहारी द्वारा रचित दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाना चाहती है। इसमें उर्वशी तथा उर्वशी शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। उर्वशी का अर्थ उर्वशी सुंदर नारी है। उर्वशी का अर्थ हृदय में बसने वाली एवं तीसरे उर्वशी का अर्थ आभूषण है। यहाँ पे उर्वशी के अर्थ अलग है। यहाँ पे लाइन पूछी गई है, कभी कभी केवल उर्वशी का अर्थ पूछा जाता है। आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। किसान राज समाज से अधिक सुखी है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। इसमें उर्मिला कहना चाहती है कि राज्य सुख जो है भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, हमें कहाँ? हमें तो यहाँ अयोध्या में बिना पति के साथ ही रहना पड़ रहा है। उपयुक्त पंक्तियां द्विवेदी मैथिली षड़गुप्त द्वारा रचित शाकित महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है। इस प्रसंग में उर्मिला का विचार इस प्रकार, सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती हैं।
किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्र पूर्वक विचरण करती हैं। किसान राज समाज से अधिक सुखी है, जबकि राज सुखी भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। यह विचार उर्मिला का नहीं है। पंक्तियों श्री राम के भाई लक्ष्मण पत्नी उर्मिला राज्य के कारण पैदा हुई गृह कलह में दुखी होकर किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही हैं। राज सुख अधिक सुखी है। उर्मिला कहती है कि राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, ये उसने बिल्कुल नहीं बोला है। मुख अगला क्वेश्चन है 21। मुख कमल समीप सजे थे, दो किशलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? प्रेसी रूपवती है, प्रेसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, प्रेसी निर्दय है, प्रेसी प्रिय के प्रति अनुकूल है, प्रेसी निर्दय है। इसका आंसर है प्रेसी निर्दय है। छंद उपयुक्त छंद छायावादी कवि द्वारा प्रसिद्ध रचित गृह काव्य आंसू 1925 से उद्धृत है। इसमें प्रेसी की निर्दय प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। रूपक अलंकार है। आंसू हिंदी का मेघदूत माना जाता है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। 133 छंदों का ग्रह है। झरना छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला। झरना जो है छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। पूर्वः पुनरस्तम परेहि दुरापनावात एवाहमस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्मा वैवर्त पुराण। इसका स्रोत है ऋग्वेद। उपयुक्त पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी महाकाव्य के तृतीय अंक से ली गई हैं, जो ऋग्वेद से ली गई हैं। इसका अर्थ है, हे पुरूरवा, तुम अपने घर लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। यह संवाद गंधमादन पर्वत पर उर्वशी पुरूरवा के साथ कर रही है। अन्य महत्वपूर्ण दिनकर के प्रमुख प्रबंध काव्य भी हैं। प्रणभंग है, कुरुक्षेत्र, रश्मि, उर्वशी। उर्वशी महाकाव्य पर दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसलिए उर्वशी जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। संस्कृति के 4 अध्याय 1959 में साहित्य अकादमी मिला। इनकी उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय फेमस है। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हाय रुक गया यही संसार, बिना बना सिंदूर अंगार, बात तल का वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। यह काव्यांश का प्रतिपाद है। स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। इसमें यही दिखाया गया है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। पुरुष के बिना स्त्री का कोई भी अस्तित्व नहीं है। उपयुक्त पंक्तियां छायावादी सुमित्रा पंत द्वारा रचित हैं, जिसका प्रतिवाद है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। पंक्तियों में पंत जी ने प्रकृति का प्रयोग प्रतीकों के रूप में किया है। उपयुक्त पंक्तियों में करुण रस है। पंत के काव्य स्वर्ण किरण को स्वर्ण काव्य कहा जाता है। गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। सिपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? अब यह नेट में लगा हुआ है राग दरबारी। सिपालगंज राग दरबारी में आता है।
तो हमें जो नाटक निबंध ये सब पढ़ना है तो हमें उसका गांव पात्र ये सब पता होना चाहिए। तो ये राग दरबारी का सिप्पालगंज आता है। सिप्पालगंज गांव का चित्तशिला शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी 1968 में किया गया, व्यंग्यात्मक शैली में रचा गया है। राजनीतिक उपन्यास है। अवसरवादिता, छल प्रपंच, राजनीतिक मूल्यहीनता, अवमानवीयता का चित्रण भी है। इस उपन्यास के पात्र रंगनाथ है जो नायक है, गयादीन है, मास्टर है, खन्ना है, छंगामल इत्यादि। छंगामल इंटर कॉलेज होता है। इसको आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें नाटक और निबंध कहानी तो अति आवश्यक ही है कि उसे पढ़ना ही है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास और उनकी विशेषताएं हैं जो कि हमारे ऑप्शन में दी थी। जुलूस है, भीष्म साहनी का है जो भारत विभाजन की विभीषिका पर आधारित है। आधा गांव राई मासूम रजाक का है। आंचलिक उपन्यास है, गाजीपुर के गंगोली गांव पर आधारित है। बलचनामा नागार्जुन का उपन्यास है जो जमींदारों के अन्याय व अत्याचार को यथार्थ चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया? कड़ियाँ, तमस, झरोके, बसंती, ये सारे भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। उसमें पूछा गया है कि स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव, उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किसमें है? ये तमस उपन्यास में होता है। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास तमस स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व पंजाब में हुए सांप्रदायिक तनाव और जुड़ी क्रूरताओं का अंकन है। तमस उपन्यास का प्रकाशन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अकॉर्डिंग 1973 में हुआ। इसमें 1947 के मार्च अप्रैल में हुई भीषण सांप्रदायिक दंगे की विभीषिका का चित्रण किया गया है। भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं: झरोके, कड़ियाँ, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलमा नीलोफर। तो झरोके में आर्य समाजी परिवार पर आधारित है। कड़ियाँ विपरीत संस्कार वाले मध्यवर्गीय पत्नी पर आधारित है। बसंती जिजीविका के बल पर निरंतर संघर्ष लड़की की कहानी है। मैयादास की माड़ी खालसा राज्य के प्रति समर्पित है। कुंतो आर्य समाजी परिवार के संस्कारों का वर्णन है। नीलू नीलमा नीलू पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समस्या के समाधान का प्रयास है। और भीष्म साहनी के उपन्यास आपको क्रम से याद करना है, याद नहीं हो रहे हैं तो एक ट्रिक जो मुझे पता है, जो मैंने याद की है, आपको अच्छी लगे तो ठीक है वरना कोई नहीं। छकत गमा पुनी, ये हमारे क्रम से भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। मैंने सबका एक एक अक्षर लिया इसमें। ये मेरा क्रम से लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है। इसको देख के मत कहना ये गलत है, ये मेरा वाला सही है। इसमें तो जो ऑप्शन में दिए थे उसका डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरे की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की अभिव्यक्ति है? धनिया, सिलिया, जुनिया, पटेश्वरी। अगर आपने गोदान पढ़ा होगा तो इसको आराम से बता सकते हो, ये कथन धनिया का है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित महाकाव्य उपन्यास गोदान की धनिया नामक पात्र का है। डॉक्टर गोपाल राय के अकॉर्डिंग गोदान में कुल 84 पात्र हैं, जिसमें 56 पुरुष 28 स्त्री हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि गोदान उपन्यास के हैं। पुरुष पात्र होरी भारतीय किसान का प्रतिनिधि, बेलारी गांव का निवासी है। इसमें गोबर होता है, होरी का पुत्र है, जुनिया का पति है जो नई पीढ़ी का प्रतीक है। हीरा एवं शोभा होरी के भाई हैं। हीरा होरी की गाय को जहर देता है जो कि गाय मर जाती है।
धनिया मेहरा गोदान की ग्राम्य कथा की नायिका है जो होरी की पत्नी है। कर्मशील एवं कर्मठ नारी है धनिया। गोदान के संदर्भ में कुछ विद्वानों के विचार हैं जो उन्होंने इस प्रकार कहा है। कमल किशोर गोयनका के अकॉर्डिंग गोदान की महाकाव्यात्मक महाकाव्य के समान निर्मित नहीं है, बल्कि यह उपन्यास यथार्थवादी नींव पर अव्यवस्थित है। बच्चन के अकॉर्डिंग गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय के अकॉर्डिंग गोदान कृषि संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। नलिन बिलोचन शर्मा के अकॉर्डिंग गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है। सब लोगों ने गोदान ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने कथन दिए हैं। किसी ने करुण महाकाव्य माना है, तो किसी ने ग्रामीण जीवन का महाकाव्य माना है, तो किसी ने महाकाव्यात्मक का उपन्यास माना है। गोदान अपने आप में एक उपन्यास, बेहतरीन उपन्यास है। इसको एक बार जरूर पढ़िएगा अगर आप हिंदी के छात्र हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? वामा शिक्षक, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। इसका आंसर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है सभी को पता ही होगा। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। इसका आंसर है परीक्षा गुरु। ये पहला उपन्यास माना जाता है, तो इसकी सन पूछ ली जाती है जो कि 1882 है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ का चित्रण। इस उपन्यास में पात्रों में मदन मोहन है, सिंबू दयाल है, ब्रजकिशोर है, चुन्नी लाल है। इसमें नायक मदन मोहन के चारित्रिक पतन, अपराध बोध, आत्मग्लानि एवं अंत में हृदय परिवर्तन का वर्णन है। ये उपन्यास हमारे यूजीसी नेट में लगा हुआ है, तो परीक्षा गुरु हमें पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कुछ डिटेल बता देते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा गया है। वामा शिक्षक को मुंशी ईश्वर प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित है, जो स्त्री शिक्षा पर आधारित है। ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें माल मनोवैज्ञानिक चित्रण, पिंडारियों में लूट मार, अराजकता का वर्णन है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें स्वप्न मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रेम व सेक्स का वर्णन किया गया है। ये हमारे नेट में नहीं है, शायद जो हमारे नेट सिलेबस में लगे हुए हैं उन्हीं उपन्यासों को हमें पढ़ना है। नेट मतलब पढ़ना तो सभी है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट हैं। ये मान लो कि वो तो आना ही है, तो उसको रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जो कि परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? 7। इसी तरह सारी कहानी मैं आगे कभी बताऊंगी, एक टॉपिक लेके आऊंगी। परिंदे कहानी जो है उसमें संग्रह कितनी कहानियां हैं? 7। ऐसे सारी 21 कहानियां हैं हमारे नेट यूजीसी में। सारी कहानियां कितने, कौन से काव्य संग्रह में कितनी कहानियां, ये मैं आपको डिटेल से बता दूंगी अगर आप लोग चाहोगे तो। निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे कहानी संग्रह को डॉक्टर नामवर सिंह नई कहानी की प्रथम कृति मानते हैं। इसमें कुल 7 कहानियां संग्रहित हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नई कहानी की प्रथम कृति किसको माना जाता है, तो परिंदे को।
परिंदे कहानियाँ संग्रह में कहानियाँ अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। महत्वपूर्ण निर्मल वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह भी हैं। जलती झाड़ी रामचंद्र तिवारी के अकॉर्डिंग प्रकाशित है। पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्र की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया। ठुमरी कहानी संग्रह में आदिम रात्र की महक नहीं है। पंचलाइट, रसप्रिया तथा तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा रचित ठुमरी कहानी संग्रह में प्रकाशित कहानियाँ, जबकि आदिम रात्र की महक रेडू की कहानी है। रामचंद्र तिवारी के अकॉर्डिंग ठुमरी का प्रकाशन 1959 ईस्वी तथा आदिम रात्र की महक का प्रकाशन 1967 में हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं रेडू के, जो कि अन्य कहानी संग्रह हैं। अग्निखोर या अग्निखोर भी कह सकते हैं। एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, रेणु की आंचलिक कहानियां एवं उनके पात्र, रसप्रिया, मृदंगिया, तीसरी कसम, हीरामन, हीराबाई, लाल पान बेगम, आत्मसाक्षी, गणपत। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य माना। यह कथन किसका है? भवदेव पांडे। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा। इसका आंसर है भवदेव पांडे। चंदेव से मेरी बातें कहानी बंग महिला राजेंद्र वाला घोष की है। यह कहानी 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। भवदेव पांडे ने अपनी पुस्तक नारी मुक्ति का संघर्ष में इस कहानी को हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है। यह हिंदी की राजनीतिक कहानी है जो कि प्रथम उपयुक्त कथन इन्हीं का है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजेंद्र वाला घोष बंग महिला हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं। दुलाई वाली, कुंभ में छोटी बहू, भाई बहन, दालिया तथा हृदय परीक्षा इनकी प्रमुख कहानियां हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें सब प्रथम निबंध रूप में प्रकाशित हुई जो बाद में कहानी रूप में आई। चंद्रदेव से मेरी बातें पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है जिसका शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत दुर्दशा नाटक जो है हमारे पाठ्यक्रम में है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भारत को जगाता है, भारत के हत भाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। ये भारत को जगाता है। भारतीय नीचन द्वारा रचित भारत दुर्दशा का रचना काल हिंदी साहित्य कोश 02 के अकॉर्डिंग 1880 ईस्वी तथा लक्ष्मी सागर वार्षिक के अनुसार 1875 ईस्वी है। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं जो नाट्य रासक या लास्ट रूपक श्रेणी का है। इसमें आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। कुछ महत्वपूर्ण अन्य भारत दुर्दशा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लक्ष्मी वासड़े के अकॉर्डिंग यह दुखांत रूपक है। इस नाटक का रूपक व संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का प्रभाव है। नाटक का पहला पात्र योगी है जो लावनी छंद में गाता है। भारत दुर्दशा देखी न जाई, इस रूप का नाटक का नायक भारत है।
अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पे धन विदेश चले जाते हैं अत ख्वारी। यह भारत गोस्वामी योगी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक है, उसने कहा था बरुरुचि ने, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अरुण मदमय देश हमारा, यह गीत चंद्रगुप्त नाटक की पात्र कार्नेलिया द्वारा गाया गया है। धन्य है आप, मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ, यह सिकंदर का है, यह सिकंदर कहता है। कुछ और पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक के, कार्नेलिया, मालविका, अलका, मंदाकिनी, कल्याणी, विष्णुगुप्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद, राक्षस, बरुरुचि, कात्यायन, सक्तार, आम्बिक, सिंहरण, पर्वतेश्वर। जब चंद्रगुप्त नाटक पढ़ोगे तो उसमें विषय सूची में ही सारे पात्र दे दिए गए हैं। चाणक्य का कथन है, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत विहीनी का रहना आवश्यक है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ऊंचा ही जाता है का। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, इम्पोर्टेंट। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है, लोहे सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। ये भी चाणक्य का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। किसी वास्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध को जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। वह कथन किसका है? नलिनीलोचन शर्मा, नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। यह कथन है शुक्ल का। उपयुक्त कथन शुक्ल का है, जो उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 के कविता क्या है निबंध से लिया गया है। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ। इसमें कुल 17 निबंध है। इस निबंध संग्रह का सबसे लंबा निबंध कविता क्या है ही है शुक्ल जी के अन्य महत्वपूर्ण कथन है। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। स्वप्न और जागरण काव्य के दो पक्ष हैं। इन दोनों पक्षों को सामंजस्य काव्य का चरम उत्कर्ष है। करुणा सहित का सौदा नहीं है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये सारे काव्य के विषय में शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। जितनी सफलता भारतीय न्यू के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह बात सही है, ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है। रामविलास शर्मा, इसका आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है कि जितनी सफलता भारतीय को अपने लेखक निबंध में मिली, उतनी कविता में नहीं मिली है। वे हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक, भाषावादी कवि हैं। हिंदी जाति साहित्य परंपरा का मुख्यतः आस्था और सुंदर प्रेमचंद और उनका एक भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्व भाव इत्यादि इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है। प्लीज स्टूडेंट, ये थोड़ा साफ नहीं आ पाया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रही हूँ इसको।
रामविलास शर्मा के प्रमुख कथन है, शुक्ल जी की आलोचना गंभीर है इसलिए कि उसका आधार वक्तवादी है। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, ये रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण कथन है। प्रेमचंद भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी थे। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी। निराला जी जो हैं वो रामविलास शर्मा कहते हैं सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता क्या है? चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इस निबंध संग्रह में कुल 17 निबंध हैं। भाव एवं विकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध। कविता क्या है? भारतीय हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, सादरीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य तथा रसात्मक बोध के विविध रूप भी हैं। रामचंद्र शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि शीर्षक को 4 भागों में बांटा गया है। भाग 1 प्रकाशन 1939, भाग 2 1945। इसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद ने किया था। 3 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 3 जिसका प्रकाशन 1983 में हुआ, इसके संपादन नामवर सिंह है। कुल 21 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 4 जिसका प्रकाशन 2002 में हुआ था, इसका संपादक ओम प्रकाश सिंह, पुष्पश कुसुम चतुर्वेदी जी हैं, जो कि 47 कुल इसमें निबंध हैं। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया और चंदन के वन की शीर्षक कविता से प्रेरित है, गिरिजा कुमार माथुर से। ये इम्पोर्टेंट। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया और चंदन के वन की शीर्षक सप्तक के कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता से है, तखान हरे से लिया गया है। अब सपनों में शेष रह गई सुधिया और चंदन के वन की। अन्य महत्वपूर्ण कथन है गिरिजा कुमार माथुर के। इसकी पत्नी का नाम शकुंत माथुर है, जो दूसरे ताप सप्तक में शामिल थी। जन्म कैद इनका नाट्य संग्रह है। नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला, पंख, चमकीले इत्यादि चर्चित कविताएं हैं। पृथ्वी कल्प इनका खंड काव्य है। विष्णुकांत शास्त्री की कुछ रचनाएं हैं, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष। ये हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं विष्णुकांत शास्त्री। इनका जन्म 1929 में कलकत्ता पश्चिम में हुआ था। इन्होंने अमर आग है शीर्षक से अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का संग्रह किया। मासिक पत्रकार वृंदावन के मुख्य संपादक भी रहे हैं विष्णुकांत शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, तुम्हारा पथेर दावी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा का यह कथन किसका है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय, भूपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। विष्णु प्रभाकर द्वारा शरदचंद्र के जीवन का आधारित आवारा मसीहा का उपयुक्त कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ। इसे लिखने में 14 वर्ष लगे थे। 14 वर्ष लगे थे, जो कि बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। ये हायर में 2021 में पूछा गया है। राजेंद्र वाला घोष महिला, महत्वपूर्ण तथ्य। राजेंद्र वाला घोष जो महिला है, बंग महिला,
उसके उपन्यास की कृतियां। उपन्यास कृतियां: दर्पण का आदमी, निशिकांत तट के बंधन, स्वप्नमयी, दर्पण का व्यक्ति, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प इत्यादि। कहानियां: संघर्ष के बाद, रहमान का बेटा, आदि और अंत, धरती अब भी घूम रही है, खंडित पूजा, पुल टूटने से पहले इत्यादि। नाटक कृतियां: नव प्रवाह, समाधि, गांधार की बिछुड़ी, डॉक्टर एवं क्रांति, टूटते परवेश, कुहासा और किरण, तगर, बंदिनी, श्वेत कमल, केरल का क्रांतिकारी, सूरदास इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्न में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुंडर, सोमवर, सुदेश्वर, मुंडेश्वर। ये मुर्दहिया के रचनाकार से सुदेश्वर संबंधित नहीं है। दलित चिंतक और लेखक डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया का प्रकाशन 2010 में हुआ। सुदेश्वर नामक पात्र इसमें रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है, जबकि सोमवार, मुंडर, मुंडेश्वर रचनाकार के परिवार से संबंधित पात्र हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: मुर्दहिया इस आत्मकथा के निम्नलिखित शीर्षक हैं: भूतई, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका फंसी। मड़कड़ का शीर्षक से इन्होंने एक और आत्मकथा लिखी है जिसे मुर्दहिया का लगभग माना जाता है। इसका प्रकाशन 2024 में हुआ। मुर्दहिया के ये शीर्षक जो हैं क्रम वाइज पूछे जाते हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे, आगे और पहले भी पूछे जा चुके हैं, 20 से पहले भी और 21, 22, 23 इधर भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? सस्वर वाचन, मौन रहकर, गुनगुनाकर, ऊंचे स्वर में। मौन रहकर। हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं में अपने पिता के मौन रहकर गीता वाचन का उल्लेख किया है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 शीर्षक में लिखी है। 4 शीर्षकों में लिखी। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। अगर मैं इसे एक फॉर्मूले में रखूं तो मैंने इस तरह याद किया: क्या नीड़ बसरे 10 द्वार। क्या नीड़ बसा 10 द्वार। आप इस तरह भी याद करना चाहें तो कर सकते हो, वैसे आपका जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं: बच्चन सिंह के हालावादी कवि हैं, 1976 ईस्वी में पद्म भूषण एवं 1968 में 2 चट्टाने काव्य संग्रह हेतु साहित्य अकादमी मिला। उनकी साहित्य कृति मधुशाला उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित है। मधुशाला वाला, कलश, निशान, निमंत्रण, एकांत, संगीत, सतरंगिनी, विकल्प, विश्व, खादी के फूल, सूत की माला, आरती और अंगारे तथा जाल समेटा इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। हरिवंश राय बच्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकार से ली गई हैं? एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा क्षण, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। ये पंक्तियां तीसरा क्षण डायरी, एक साहित्यिक की डायरी की किस प्रकार से ली गई है? तीसरा क्षण से ली गई है। साहित्यिक की डायरी माधव मुक्त की कृति है जिसका प्रकाशन 1664 ईस्वी में हुआ।
मैं चाहता हूँ कि साहित्यिक संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। यह कथन इसी कृति के प्रथम शीर्षक तीसरा छड़ से उद्धृत है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मुक्तिबोध की रचनाओं पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव है। मुक्तिबोध आज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के कवि हैं। एक साहित्यिक डायरी के भाग शीर्षक साहित्यिक डायरी के भाग या शीर्षक। प्रथम भाग शीर्षक तीसरा छड़, द्वितीय भाग शीर्षक एक लंबी कविता का अंत, तृतीय भाग शीर्षक डूबते पर सूरज का बिंब, चतुर्थ भाग शीर्षक हाशिए पर कुछ नोट्स, पंचम भाग शीर्षक सड़क को लेकर एक बातचीत, षष्ठम भाग शीर्षक एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, सप्तम भाग शीर्षक नए की जन्म कुंडली 1, अष्टम भाग शीर्षक नए की जन्म कुंडली 2, नवम भाग शीर्षक वीर कर, दसम भाग शीर्षक विशिष्ट और अद्वितीय। निम्न में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। केशव दास के बारे में क्या सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। ए और डी सही है। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। ए और डी सही है। सही उत्तर इसमें डी होगा, ए और डी। उपयुक्त विकल्पों के आधार पर केशव दास के सही कथन का बात करते हैं तो वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। उनकी कृति वीर सिंह देव चरित है, जबकि अन्य कथनों के सही रूप इस प्रकार हैं कि कविता में अलंकारों का बहुत ही अधिक प्रयोग हुआ है। आचार्य शुक्ल इसी को देखकर कहते हैं कि केशव काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे। ये इम्पोर्टेंट है। केशव काव्य के अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे। केशव दास के काव्य में केवल चौपाई छंद का ही प्रयोग नहीं हुआ है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के केशव दास की रचना रामचंद्र के बारे में कहते हैं। छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्र का छंदों का अजायब घर है। केशव दास की ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। छंदों का अजायब घर रामचंद्र का को कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। केशव दास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रीतबद्ध कवि हैं। इन्हें रीत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनता मृत, उनकी प्रसिद्ध उक्ति है। कवि प्रिया के रसिक प्रिया, रतन वावनी, विज्ञान गीता इनकी इत्यादि अन्य काव्य रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई, दोहावली, कड़खा रामायण, कवित्र रामायण। ये राम सतसई है और है कड़खा रामायण। इसका आंसर होगा ए और बी। शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में राम सतसई तथा कड़खा रामायण को गिनाया। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। आचार्य शुक्ल इसे व्रत संग्रह कहते हैं। व्रत संग्रह। वस्तुतः शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में तुलसीदास की 10 रचनाओं का उल्लेख किया है। 2 के अतिरिक्त संकट मोचन, हनुमत वाहक, राम सलाका, छंदावली, छप्पय, रामायण, रोला रामायण, झूलन रामायण और कुंडलिया रामायण हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नागरी पिछाड़ी सभा काशी द्वारा तुलसी के 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं जो कि इस प्रकार हैं। रामचरितमानस साहित्यिक अवधि में 7 कांडों की रचना की। रामलला ने सोहर छंद व ठेठ अवधि में, वैराग्य संदीपनी, सोरठा व चौपाई में, ब्रजभाषा का ग्रंथ
वर्वे रामायण 7 कांडों में विभक्त है अवधी भाषा में, पार्वती मंगल अवधी भाषा में, जानकी मंगल अवधी भाषा में, रामाज्ञा प्रश्न 7 सर्गों में अरबी व ब्रज मिश्रित अवधि में, दोहावली नीति व भक्ति विषयक रचना ब्रजभाषा में, कवितावली 7 कांड ब्रजभाषा में, गीतावली ब्रजभाषा में, जो कि 7 कांड है, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा, विनय पत्रिका ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। पहला चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी, नियम साफ नहीं आया, नियम निर्दोष, कीर्तकेतु। निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? पहला चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी। ए और बी दोनों सही हैं। श्रीनिवास दास भारतीय मंडल के सदस्य थे। इन्होंने दिल्ली में सदादर्श पत्रिका का संपादन किया है। श्रीनिवास दास ने, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक ही है। हाँ, पहला चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी, भारतीय मंडल के हैं। श्रीनिवास दास के महत्वपूर्ण नाटक हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी पहले, इन्होंने सप्ताह संवरण तथा संयुक्त स्वयंवर नाटक भी लिखा है। श्रीनिवास दास जो है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इनके हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 में लिखा। पहला चैत्र के 11 दृश्यों का नाटक है। सप्ताह संवरण नाटक पर शकुंतलम का प्रभाव है। नियम निर्घोष नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी में प्रकाशित वर्षा रूपक है। कीर्तकेतु बाबू तोताराम द्वारा रचित नाटक है। इस नाटक का एक अंश यह कौन नहीं जानता, परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्तकेतु बेचारे की क्या चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? निराला जी ने बहुत वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्ष्य की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। इसमें है ए और डी सही है। निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। निराला जी को नहीं, डी, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। ए और डी, सॉरी, ए और डी होगा। ए और डी मतलब सी सही है। निराला के बारे में आचार्य शुक्ल की स्थापनाएं बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। निराला में बंग भाषा की काव्य शैली है। निराला जी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जिस प्रकार निराला को छंद के अरुचिकर कहा गया है, उसी प्रकार शुक्ल ने निराला को एक नए कविता के रूप में माना गया है। निराला को नए कविता का गोरखनाथ कहा जाता है। प्रभाकर माचवे ने इनकी रचना कर्मता को इनका प्रस्थान बिंदु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही कथन कौन सा है? प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बी और डी, बी और डी सही है। पदम सिंह शर्मा आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता। बी और डी प्रभाववादी आलोचना के संबंध में कथन सही है। उपयुक्त कथनों प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही पदम सिंह शर्मा की पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर ग्रहण करता है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो प्रभाववादी आलोचना एवं आलोचक। प्रभाववादी आलोचना काव्य वस्तु के प्रति सहृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया है। प्रभाववादी समीक्षक कलाकृति से प्रभावित होकर नूतन कला को जन्म देते हैं। सर्वप्रथम पदम सिंह शर्मा ने बिहारी शस्त्री की आलोचना करते हुए उसी की शुरुआत की। शांतिप्रिय द्विवेदी, भगवत शरण उपाध्याय भी इसी श्रेणी के आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की बात करें तो ये है, निम्न में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? दशरूपक, काव्यदर्श, काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण। अगर हम रस की बात करें तो ये है दशरूपक और साहित्य दर्पण, ये होगा आंसर। ये महत्वपूर्ण है और ये मानो कि आता ही है। काव्यदर्श आचार्य दंडी की रचना जिसका वर्ण विषय अलंकार विवेचन है। काव्य अलंकार भावा की रचना है जो अलंकार शास्त्र की प्रथम स्वतंत्र एवं व्यवस्थित रचना मानी जाती है, जिसमें 6 परिच्छेद हैं, 400 पद, 4000 श्लोक हैं, प्राय अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। इस ग्रंथ में भामा ने 22 शब्द अलंकार तथा 36 अलंकारों का प्रयोग किया है। अमीर नेक्स्ट क्वेश्चन 47, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझ में कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बी और सी सही हैं। बी और सी। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। बी और सी। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान भारत की फारसी में लिखने वाले कवियों में से एक थे। कहा था कि मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ, मुझसे जो पूछना है वो हिंदी में पूछो। पटियाली, उनका जन्म एटा के जिले वर्तमान काशीराम नगर पटियाली ये 1253 में हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण अमीर खुसरो का तथ्य है, किस्सा, चार दरवेश, खालिकवारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शुक्ल के अनुसार कवि की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। वास्तव नाम अबुल हसन, इनकी उपाधि खुसरो सुखन थी। इनका उपनाम तुर्क अल्लाह तोताई हिंद था। इनका पूरा नाम अबुल हसन था या मुइनुद्दीन खुसरो है। नूसिफर व आशिक इनकी रचनाएं हैं। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने महाकवि या कवियों में राजकुमार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 27 सर्ग हैं। इसमें बी और सी सही है। छंदों में तुकांतता नहीं है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इसका डी सही है, बी और सी। सही तथ्य है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। 17 सर्ग हैं। छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 17 सर्ग हैं। ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम हरिओद की बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं। कवि सम्राट की उपमा दी गई हरिओद को। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग में रचनाएं की हैं। गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। रस कलश रचना को हरिओद का गुड़मस कहा जाता है। परिजात 15 सर्गों का प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास में राधा का समाज से भी रूप प्रकट हुआ है। निराला के अकॉर्डिंग ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन सरल सब प्रकार की ये कविता कर सकते थे हरिओद जी।
का प्रिय प्रवास अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्न में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना प्रीतम है। इसमें राम एक देवी चरित्र के रूप में है। निम्न में से कौन सा कथन उत्तर सही चयन कीजिए? ए और सी, इसका सी आंसर है। ए और सी सही है। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों का विचरण करने वाली अर्थ योजना प्रीतम है। राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में सही कथन, राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रीतम है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में प्रकाशित निराला की प्रबंधात्मक शैली की लंबी कविता है। कृतिवास कृतमंगला रामायण का इस पर प्रभाव है। इसमें निराला का आत्मसंघर्ष व भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की भी झलक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इसमें आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा। गीत फरोज कविता में भवानी प्रसाद मिश्र का क्या कहना चाहते हैं? गीत फरोज कविता में भवानी प्रसाद मिश्र का क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर है 50। ए, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अवसक्त है। सी, कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। डी, कवि शोक के गीत लिखता है और बेचता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए और बी। ए और बी, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए आवश्यक है। गीत फरोज कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी का कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए आवश्यक है। भवानी प्रसाद मिश्र के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। द्वितीय शतक 1951 ईस्वी के कवि, गांधीवादी विचारक, काव्य संग्रह गीत फरोज, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अनाम, तुम आते हो, परिवर्तन जिए, इंदम नमम, तू उसकी आग, ये कोहरे मेरे हैं, खंड काव्य काल, इनका खंड काव्य कालजयी है। 1978 ईस्वी में इसका संपादन कल्पना विचार पत्रिका, गांधी मार्ग तथा गगनांचल पत्रिका का है। संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा। ये हो गए 50 क्वेश्चन। ये यूजीसी नेट 2021 का पेपर था जो मैंने सॉल्व कराया। आगे के क्वेश्चन में दूसरे वीडियो में कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो मैं आपको अगला वीडियो डालूंगी। ओके।